आज हमारे साथ बहुत ही जानी मानी शख्सियत बैठी है। इनका नाम जिगर दोशी है। ये वैसे इंडियन कांग्रेस के हैं, स्पोक्स पर्सन फ्रॉम गुजरात, बट मैं आज इनसे बात करना चाहता हूँ एज एन इंडियन टू एन इंडियन। जिगर भाई, एक बारी कांग्रेस को साइड में रखें, एक बारी बीजेपी को साइड में रखें। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ एज एन इंडियन। मैंने आपकी बहुत डिबेट्स देखी हैं एंड आपकी जो रीजनिंग होती है बहुत ज्यादा पावरफुल रीजनिंग होती है। मेरे को आपसे एक चीज ये पूछनी है, क्योंकि आप गुजरात से हैं एंड आई थिंक आप भी गुजराती हैं। आई थिंक सो, जो मुझे पता लगा है। जी। ये जितने गुजरात के लोग अमेरिका में बैठे हैं, मेरे को लंदन का नहीं पता, ये इनमें से कितने लोग आज तक वापस आए हैं गुजरात? क्या आपको कुछ कोई डेटा है कि इन्होंने अपना यहाँ पे जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ के, अपनी रियल एस्टेट सेल बेच के, बच्चों के साथ, बैगेज के साथ ये वापस गुजरात आ गए अच्छे दिन के लिए? बिकॉज द होल स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, द गुजरात मॉडल। तो गुजरात मॉडल को तो 10 साल हो गए। तो पिछले 8 साल में या 2 साल में या 1 साल में या 6 महीने में आपको कुछ है आपके पास डेटा कि कितने गुजराती वापस आए हैं? लीव असाइड ऑल पंजाबीज एंड ऑल अदर कम्युनिटीज। बिल्कुल बिल्कुल अभी भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। और आपका शो इतना पावरफुल होता है, बहुत सारे लोग देखते हैं और इम्पैक्टफुल बहुत होता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब आपने जो सवाल पूछा थैंक यू सो उसका मच। सीधा डायरेक्ट जवाब देता हूँ। और वो डायरेक्ट जवाब सिर्फ एक ही शब्द में है, नहीं। कोई वापस नहीं आए, जो गए सो गए। हाँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जरूर करते रहते हैं वहां से पैसे बेचकर, पर आज की तारीख में कोई अच्छे दिन के लिए वापस आना चाहता हो ऐसा एक भी शख्स मैंने नहीं देखा। क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है जो यूएसए में रहते, लंदन में भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते, पर आज तक मैंने कोई नहीं देखा। और इधर कोई कम्युनिटी में से भी नहीं देखा, कोई दूसरी कम्युनिटी जिनको मैं शायद नहीं भी जानता हूँ, पर ऐसा कोई किस्सा नहीं सुना कि जहां पर लोग यहाँ पर वापस आना चाहते हो और अब यहाँ पर सेटल होना चाहते हो। ऐसा किस्सा आज तक कभी कोई ध्यान में नहीं आया। जो गए सो गए, वो वहां पर ज्यादा सेफ्टी फील करते हैं, शायद सोशल सिक्योरिटी हो या फिर जो माहौल उनको मिलता है वो हो, या फिर एक मन में कहीं सेंस है उनके कि एटलीस्ट यहाँ पर जो होता है वो वहां नहीं होगा। ये एक भावना जरूर है। वो जब भी हम लोग जब सब आते हैं, दोस्त जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये एक बात निकल कर जरूर आती है कि नहीं, यहाँ कब क्या हो जाए। अब ये जो बात है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव है कि कब क्या हो जाए। ये इतना जबरदस्त मुद्दा है कि जो पहले पीस ऑफ माइंड हुआ करता था वो आज की तारीख में नहीं है लोगों के मन में। और यही बात है, इस वजह से लोग पैसे कमाने वहां जाते हैं, फिर सेटल हो जाते हैं, फिर वो बड़े पैसे कमाने के बावजूद भी यहाँ पर गुजरात में वापस आना नहीं चाहते, ना इंडिया में वापस आना चाहते। एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जी। एक चीज आपने देखा होगा जिगर भाई कि इसके अंदर डेटा अपने निकलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से भी निकलते हैं और भी जगह डेटा निकलते हैं कि इतने इंडियंस अमेरिका आ रहे हैं छोड़ के इंडिया, इतने वीजाज अप्लाई हो रहे हैं। कोई ऐसा डेटा होता है बिल्कुल। गवर्नमेंट के साथ कि उनको ये पता रहे कि कितने इंडियंस वापस आ रहे हैं, मे इट बी फ्रॉम लंदन, मे इट बी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? मतलब डज द गवर्नमेंट शो दैट डेटा कि आज हमारे तो 200 लोग बोरिया बिस्तर बांध के वापस इंडिया आ गए क्योंकि अच्छे दिन आ गए? कोई ऐसा होता है जिसको फॉर द नहीं नहीं इंफॉर्मेशन ऑफ योर नहीं नहीं अभी व्यूअर्स? भाई, ऐसा ऐसा मेरे ख्याल से आज तक ऐसा डेटा कभी भी गवर्नमेंट ने पब्लिश किया नहीं, ना ही ऐसा डेटा कहीं कोई पोर्टल पे अवेलेबल है। इवन गूगल पे भी शायद मेरे ख्याल से नहीं है अवेलेबल। एक चीज डेटा देखा है हमने, जो हमेशा न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं या डिबेट्स में देखते, टीवी चैनल्स में देखते हैं, कि अगर दुनिया के किसी कोने में, जैसे अभी रशिया में हुआ था, रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, तो वहां से 200 जो विद्यार्थी है वो वापस आ गए, या कहीं से 300 विद्यार्थी वापस आ गए। बस यही वापस आते हैं जो वहां पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तब जाके वापस आते हैं। अदरवाइज वहां की अगर अच्छी लाइफ वहां उनकी जा रही है तो वो छोड़ के वापस आने वाला कोई डेटा नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी हास्यास्पद बात या थोड़ी करुण स्थिति भी ये है, जिसे मैं मानता हूं, कि अगर हमारी आज की जो गवर्नमेंट है या जो मोदी जी के लिए नाम बोला जाता है कि भाई रशिया यूक्रेन युद्ध भी एक फोन पे रुकवा दिया और बच्चों को निकाल लिया, तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है कि वो मणिपुर युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे, मणिपुर में जो हालात हो रहे हैं वो क्यों नहीं रुकवा पा रहे, हरियाणा में जो हो रहा है वो क्यों नहीं रुकवा पा रहे। दोनों जगह उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। तो ये बहुत ही करुण परिस्थिति है और लोग ये भली बात समझते, भले बोलना ना चाहे। पर एक एडवांटेज मेरे ख्याल से जो अमीर लोग है या जिनके पास ज्यादा पैसा, उनके पास ये है कि वो ये सोचकर चलते हैं कि आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके उतना कहीं ना कहीं एक परमानेंट रेसिडेंसी वो लेकर रखते हैं कोई दूसरे कंट्री में, या फिर वहां पे एजुकेशन के बेसिस पे चले जाते हैं, या और कोई वीजा अप्लाई करके चले जाते हैं, पर एक सेफ्टी वो जरूर रखते हैं।
और बाकी जो पूरा तबका है, जो 80 करोड़ लोग हैं, जो बिल्कुल मुफ्त 5 किलो अनाज और राशन की लाइनों में खड़े हैं, वो बेचारे बेबस है, काफी लाचार है, वो कहीं जा भी नहीं सकते। यहाँ उनकी छोटी मोटी दुकान है, छोटे मोटे बिजनेसेस है, या कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, वो छोड़ के वो नहीं जाएंगे और जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना धन बल नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज है, जिसको सरकार एड्रेस नहीं कर पाई है, और ये बहुत बड़ी विफलता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी जी। एक चीज और आपसे मुझे पूछनी थी इसके लिए जिगर भाई की, एक केस हुआ था बिल्किस बानो का, और बिल्किस बानो के केस के बावजूद भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी सीट्स 150 ऊपर आई थी। हाउ इज दैट पॉसिबल? इज आर दिस जो कम्युनिटी है, आर देयर उनका दिमाग काम नहीं करता है, ब्रेन डेड है, क्या है? मतलब हाउ इज इट पॉसिबल टू विन 156 सीट? नहीं, देखिए, ये एक ऐसी बात है, जैसे आपने बताया ना, वो बात बिल्कुल सही है कि 156 सीट्स आई। तो 156 सीट आने के पीछे बहुत सारे कारण है बीजेपी के। उसमें एक चीज ये भी है कि अगर जो बिल्किस बानो का केस हुआ, या माइनॉरिटीज के विरुद्ध में जिस तरीके से बात चली, उसके बावजूद भी बहुत बड़े बड़े जो आरोपी हैं उनको छोड़ दिया गया, ये सारी बातें हुई, फिर भी अगर ब्रेन वॉश एक लेवल पे कर दिया गया है पिछले 20 वर्षों के अंदर, उसने बहुत बड़ा इंपैक्ट किया गुजरात के इलेक्शन पे। एक बात ये भी है। दूसरी एक बात ये भी है, जिसको मैंने बहुत ही शुरुआत में इलेक्शन के रिजल्ट आए तब भी उठाया था, और मेरे ख्याल से उसके बाद वो बात कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा या कहीं ना कहीं दब गई, ऐसा मैंने देखा। मैंने एक चीज ये भी उठाई थी कि अगर आप सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक निकाल लो, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल कितने वोटर्स है, उस वोटर्स में से बीजेपी को कितने वोट पड़े, कांग्रेस को कितने वोट पड़े, या आम आदमी पार्टी भी इस बार कॉन्टेस्ट में थी, उनको कितने वोट पड़े, नोटा में कितने गए, कितने परसेंटेज वोटर्स ने वोट किया और कितने उन्होंने नहीं किया, अगर ये टैली करेंगे तो मेरे ख्याल से कई जगह आपको ये ऐसा मालूम चलेगा कि ये टैली नहीं हो रहा है। मतलब ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जिसको हम मानकर चल रहे हैं। लोग कहते हैं कई बार, जैसे कांग्रेस भी हमेशा हम लोग ये मुद्दा उठा दे कि ईवीएम का कुछ ना कुछ मसला जरूर है। कुछ प्रबुद्ध लोग ये भी कहते हैं कि ईवीएम जैसा मसला नहीं है। पर मैं एक चीज बहुत ही कॉमन मैन के तरह के नजरिए से देखता हूँ कि अगर हम यहाँ इंडिया में या यहाँ धरती पर बैठकर चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम क्या चीज है? तो मुझे नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जरूर किया जा सकता है, और यही शायद ये मुझे दिख रहा है। बाकी जिस तरीके की एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में पिछले 27 वर्षों में डेवलप हुई है, वो देखकर कोई नहीं कह सकता कि 156 सीट आएगी, और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से धार्मिक ध्रुवीकरण की बात तो अब यहाँ पे बहुत ही रेयर है, वो नहीं होता, क्योंकि एक तरफा सारा जो एक माइंडसेट चला गया है वो बिल्कुल साफ दिखता है, और ये वैसे भी हिंदू बहुल राज्य है बहुत बड़े पैमाने पर। तो मेरे ख्याल से इसमें यहाँ पर इतना हिंदू मुस्लिम इतना नहीं होता, जो पहले हो चुका, एक बार वो हो चुका। पर लेकिन एक बात जरूर है कि पूरे प्रशासन पे, पूरे शासन पे हर जगह बीजेपी का कंट्रोल है, और वो कंट्रोल ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा हेल्प की वापिस से इस लेवल की उनकी जो सीट्स आई उसको लाने में। तो एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि उनका जो प्रशासन है वो इतना टाइट है कि वहां पे दंगे नहीं होते, कि सिक्योरिटी वहां मिलती है, सोशल सिक्योरिटी गुजरात में, कि दंगे नहीं होते, ये भी बात है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कर्नाटका में कांग्रेस ने चुनाव जीते, तो उस टाइम फिर ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता कि हमें ईवीएम चेक कराना है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी वन द इलेक्शंस, बट वी वांट टू गेट द ईवीएम्स चेक्ड? ये क्यों नहीं होता फिर? बिल्कुल, मैं दोनों के जवाब, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं दोनों बात के जवाब दूंगा। पहली बात तो आपने जो कही कि यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी अच्छी या टाइट है जिस वजह से दंगे नहीं होते, ये बात एक तरीके से, एक नजरिए से हम कह सकते हैं, पर उसका दूसरा नजरिया मैं आपको बताता हूँ। गुजरातियों की जो तासीर है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। गुजरातियों की तासीर या इनका जो नेचर है जनरली, वो आज से नहीं हजारों वर्षों से ऐसा है कि वो बिजनेस में, काम में ज्यादा रचे बचे रहते हैं, और कोई जिस तरीके के दंगे या धमाल या तूफान या कुछ होता है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। आप देखेंगे तो ये एक जो मूलभूत जो स्वभाव होता है हर एक जगह के लोगों का, ये एक जरूर है, जिस वजह से शांति अपने आप रहती है। अगर सरकार उसका श्रेय लेना चाहती है तो अलग बात है, बाकी जनरली गुजराती इस लेवल के या इस तरीके के जो राइट्स या कुछ होता है उसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते भी नहीं। अगर आप देखेंगे या कहीं कोई पुलिस फाइल खुलेगी तो पता चलेगा कि कहीं कोई स्पॉन्सर्ड आयाती लोग भी या क्या यहाँ पर आए थे रायोट्स के लिए, या किसी ने करवाया था, वो भी पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का श्रेय है, गुजरातियों का ही श्रेय है, क्योंकि गुजराती ही नहीं चाहते कि हम दंगा फसाद या ऐसी कोई चीजों में रहे। और माइनॉरिटीज भी यहाँ पर है, वो भी अपने काम काज, बिजनेस, व्यवसाय में काफी रचे बसे हुए, तो वो भी शांति का जीवन बसर करना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर ऐसा कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए या होता है।
पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कर्नाटका की बात की, बिल्कुल सही बात है कि वहां पर हमने ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया कि वहां पे ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ बीजेपी के द्वारा। उसमें मैं 2-3 चीज मैंने ऑब्जर्व की जब इलेक्शन के रिजल्ट आया था। एक तो पहली बात ये थी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री है हर तरफ, चारों तरफ। दूसरी बात ये भी मैंने देखी है जो अलग अलग सूत्रों से या जिससे बात हुई, इवन वहां पे जो सुनील जी की एक पूरी टीम बिठाई गई थी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट जो थे, उनकी टीम के ही एक व्यक्ति से मेरी बात हुई एंड ही सेड कि वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार बहुत ज्यादा सचेत रहकर काम किया है और कम से कम कोई ऐसा इश्यू हो जिस वजह से कहीं कोई फर्जी वोटिंग हो जाए, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। मतलब एक चीज ये मैंने जरूर नोटिस की कि लोग जगे हुए हैं, लोगों के साथ साथ आम जनता के साथ साथ पूरा प्रशासन भी जगा हुआ है और वो भी ये चाहता था कि कहीं कोई धांधली ना हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। और तीसरी बात ये भी साफ स्पष्ट तौर पे देखी जा रही है कि बीजेपी का कोई लीडरशिप वहां पर नहीं था इस बार के इलेक्शन में। येदुरप्पा साहब बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठ गए थे बीजेपी की तरफ से और उनका जो भी मनमुटाव होगा पार्टी के साथ वो भी साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी का जो जिस तरीके से लोकप्रियता थी, बाकी पूरी टीम ने जो वहां पे काम किया, रणदीप सुरजेवाला जी ने जो स्ट्रेटेजी वगैरह प्लान किया, सो वी वेर ऑन वेरी एग्रेसिव मोड। तो ये एग्रेसिव मोड जो था उसने हमको बहुत ज्यादा हेल्प की। इस वजह से मेरे ख्याल से ईवीएम का ऐसा कोई इश्यू मुझे इस बार नहीं दिखा। अदरवाइज अगर कहीं कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर टोटल वोट्स टैली करेंगे, जब लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है तब मेरे ख्याल से ईवीएम इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि एक तरफा वोट जाता है, लोग जगे हुए होते हैं, लोगों को सरकार बदलनी होती है, प्रशासन भी उसमें हमेशा कहीं ना कहीं चौकन्ना रहता है कि कहीं कोई गलत ना हो जाए। ये सारी बातों के फैक्टर ने बहुत ज्यादा काम किया, इस वजह से मेरे ख्याल से ये सारी चीज हुई है। बाकी जहां कट टू कट कुछ भी आता है तो आप ये जरूर देखेंगे कोई ना कोई इश्यूज जरूर रहेगा, और जहां पर एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद वो सरकार रिपीट होती है तो भी वहां पर आप ये जरूर देखेंगे कहीं ना कोई धांधली या गड़बड़ी जरूर होती है। वो अब खैर वो एक टेक्निकल बात है, पर टेक्निकल बात उठानी जरूर चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो फिर इसमें जिगर जी इसके लिए काउंटर क्वेश्चन ये बनता है कि जितनी भी लैंडस्लाइड विक्ट्री, आपने कहा कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है तो ईवीएम पे डाउट नहीं होता है, राइट? तो जितने भी जनरल इलेक्शन जो होते हैं, जैसे 2024 में इलेक्शन आए, 2019 के अंदर बीजेपी की बहुत स्टेट्स के अंदर, मतलब 25 सीट राजस्थान में थी, 25 के 25 बीजेपी की तरफ चले गए। इसके बिहार ले लिए, कोई भी स्टेट लीजिए, उन लोगों की लैंडस्लाइड विक्ट्रीज होती है, एक्सेप्ट दिल्ली। तो फिर उस टाइम के सवाल करती है फिर सब पार्टी। आई एम टॉकिंग टू यू एज एन इंडियन अमेरिकन, मैं एज अ पार्टी का कुछ नहीं बात कर रहा कि आप ये समझे। मेरे को ये चीज समझनी है कि लोग बाग इसी पे बाउंसिंग करते रहते हैं कि ईवीएम के बारे में। तो फिर जब अगर समझिए कि 2024 के अंदर बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है 325 प्लस और 300 प्लस, वुड दिस जो आपका सवाल होता है क्वेश्चन ऑन ईवीएम, फिर उसको रेज करेंगे या नहीं करेंगे फिर, क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है, इट्स अ वन साइडेड अफेयर। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 करना चाहिए अभी भाई, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री, जैसे मैंने अभी आगे बताया कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है एंटी इनकम्बेंसी के बाद में, तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं कोई मशीन का उपयोग या इस तरीके का कोई वस्तु का उपयोग नहीं हुआ है। पर अगर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही भयंकर लेवल पे हो, उसके बावजूद भी वो सरकार रिपीट हो जाती है, तो मेरे ख्याल से मुझे जरूर ये मन में आता है कि ऐसा कोई ना कोई मशीन का या और भी कोई चीजों का उपयोग जरूर हुआ होगा, क्योंकि अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है नहीं आज की तारीख में। आप देखिए हर जगह पूरे भारतवर्ष में देखिए कितने लोगों को कितनी परेशानियां है। आप एमएसएमई देखिए 72 लाख से ज्यादा बंद हो चुके हैं। आप 80 करोड़ लोगों का जो फ्री राशन की बात है वो देखिए, मतलब लोग जूझ रहे, गरीबी से, भुखमरी से या बेरोजगारी से लोग लिटरली जूझ रहे हैं। 45 वर्षों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है बेरोजगारी का। ये हालत है। अगर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करके मोदी जी शासन में आते, उसके बाद आज 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देने के बावजूद भी उन्हें 70,000 लोगों को आवेदन पत्र और ये ऑफर लेटर बांटने पड़ रहे हैं। इस तरीके का शो करना पड़ता है जिसमें शो ज्यादा होता है, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है इवेंट का, वो सारी चीजें करनी पड़ रही है। तो देश कहां पर है वो हम देख रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये जो है, जिसमें मणिपुर की जो आज की तारीख में हालत है, या गुरुग्राम में जो हुआ, मेवात में जो हुआ, हरियाणा में जो चल रहा है, ऐसे तो देश की कितने सारी जगह है जहां पर कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये सारी बातों की वजह से साफ दिख रहा है कि जो लोकप्रियता का लेवल उनका 2019 में था वो आज की तारीख में बिल्कुल नहीं, चाहे कितने भी फर्जी सर्वे आ जाए। हम अगर कोई सर्वे भी आता है यूएसए से या कहीं और विदेश से, तो भी हम उसमें ये सवाल उठाते हैं कि कितने लोगों का सैंपल आपने लिया। अब अगर उसमें 30,000 लोगों का सैंपल लिया तो आप 30,000 लोगों के सैंपल के साथ में 142 करोड़ लोगों का मन कैसे भांप पाओगे, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुश्किल है। और जो बिल्कुल सादे सीधे जो पोल्स होते हैं ट्विटर पे या फेसबुक पे, अगर आपने देखा हो, जो बिल्कुल कोई आम आदमी करता है या कोई सामान्य कांग्रेसमैन या कोई कार्यकर्ता भी करता है, तो उसमें भी आप देखिए, कोई इवन मीडिया की चैनल्स भी करती है, तो उसमें भी इंडिया को
जो अब अभी हमने गठबंधन पूरा हमारा है ये INDIA नाम से, और राहुल गांधी को, तो उनको ज्यादा वोट्स मिलते। तो वो साफ दिखाता है कि लोगों के मन में एक बात जरूर है कि आज की तारीख में पब्लिक की आवाज उठाने वाले नेता चाहिए, और लोगों को सहानुभूति और अच्छे से रख सके, अच्छा शासन व्यवस्था दे सके, ऐसा नेता चाहिए। सिर्फ बातें करने वाले नेता या सिर्फ और सिर्फ घोषणा या जुमलेबाजी करने वाले नेता नहीं चाहिए। तो ये सवाल जरूर उठेगा अगर 2024 में बीजेपी को विक्ट्री मिलती है तो मेरे ख्याल से मुझे ये मुश्किल लगता है। आज की तारीख में उनका गठबंधन 38 पार्टियों के साथ है, फिर भी उनको विक्ट्री मिलना मैं नहीं मानता। ऐसे कांग्रेसमैन ये जरूर मैं बोलूंगा, बिल्कुल खुले से ओपनली बोलूंगा कि बीजेपी को विक्ट्री नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इंडियन बोलूं, एक नागरिक के तौर पे बोलूं, सिटीजन के तौर पे, तो भी ये साफ दिख रहा है कि इस बार इस तरीके की कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री का माहौल आज की तारीख में बीजेपी की फेवर में नहीं है। उल्टा कांग्रेस की फेवर में और इंडिया की फेवर में बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा माहौल है। लास्ट अगर 2019 की हम बात करें तो भी बीजेपी को टोटल पूरे गठबंधन के साथ 45% वोट मिले थे, और बीजेपी को मिले थे कुछ 37% आसपास वोट। अगर आप इस बार का जो माहौल है वो देखिए तो वो 37% जो वोट है वो वोट घट के तकरीबन 20-21% के आसपास घूम रहे हैं, जो बिल्कुल कट्टर अंधभक्त है। वो मतलब जो ऐसे लोग हैं जो हम भी हमेशा ये ट्विटर में या कहीं भी बात देखते हैं सुनते हैं कि अगर 500 रुपए पेट्रोल हो जाएगा तो भी मैं वोट तो दूंगा इन्हीं को। तो ये प्रकार के लोग हैं। या फिर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कट्टर धार्मिक ध्रुवीकरण में मानते हैं कि नहीं ये तो 1200 साल से हम पर आक्रमण हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, ये सारी चीजों में मानने वाले लोग हैं। अगर ऐसे लोग जो चर्चा करते हैं तो मेरा उनको एक सवाल ये जरूर रहता है कि आपकी 9 वर्षों से 10 वर्षों से सरकार है, आपने क्या किया? अगर आपको इतना ही देश को सिविल वॉर में झोंकने की इच्छा है आप झोंक दीजिए, या फिर आपको इतना ही दूसरे धर्म के लोगों या मजहब के लोगों से परेशानी है तो उनको निकाल दीजिए। 10 वर्षों से आपका शासन है, सत्ता आपके पास है, पावर है, पुलिस है, आर्मी है, फोर्स है, सब कुछ आपके पास है, आप क्यों नहीं कर रहे? तो ये जब हम पूछते हैं उनके स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ताओं को बीजेपी के, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जहर घोल रहे हैं, धीरे धीरे लोगों का माइंड ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और साथ में ये भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे ऐसे हालात पैदा हो जाए जिसमें मरेगा तो आम आदमी, बाकी जो रैली का अनाउंसमेंट या लीड करेगा वो विधायक बन जाएगा, रैली के अंदर जो बंदे लेके आएगा वो युवा नेता बन जाएगा, और झंडे पकड़ने वाला मार खाएगा, और झंडे पकड़ने के वाले के बाद में जो लास्ट में खड़ा होगा जिसके पास भागने का चांस नहीं होगा वो मरेगा। तो मरेगा आम आदमी। सबसे बड़ा जो ये इश्यू है आज की तारीख में वो ये दिख रहा है, वो आम लोग समझ नहीं रहे। बाकी सारे नेताओं के बेटियां देख लीजिए, बीजेपी के जितने, सब ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, पता नहीं कहां कहां पढ़ रहे हैं, सब वहां पे वेल सेट हो रहे हैं। वो इंडिया में क्यों नहीं आ रहे नारे लगाने के लिए कि जय श्री राम बोल के वो रैली में क्यों नहीं खड़े हो रहे? गौ माता की जय बोल के वो रैली में क्यों नहीं खड़े हो रहे? एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है अभी भाई, आप शायद जानते ही होंगे, गौ माता की जय बोल के हरियाणा में जो बंदा इतने सारी चीजों में इन्वॉल्व है, मोनू मानेसर, अब आज की तारीख में पिछले 9 वर्षों का इतिहास या डेटा उठा के देख लीजिए तो ओपन फैक्ट डेटा है, गवर्नमेंट साइट पे भी है, गूगल पे हर जगह है, कि बीफ एक्सपोर्ट में भारत आज की तारीख में 1 से 5 नंबर में, बीफ एक्सपोर्ट में। मतलब आप गाय को माता बोलते हैं फिर उसी को काट कर खाते हैं। नहीं, उसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि बीफ एक्चुअली काऊ नहीं होती है, बीफ एक्चुअली बफेलो होता है। हाँ, काऊ नहीं, वो कैटल और वो बछड़े, उसी की बात है। जो अमेरिका में ब्राजील का या जो ब्राजील के स्टेक्स आते हैं, ये सब आते हैं, देयर एक्चुअली बफेलो। और काऊ भी यहाँ 2 तरह की काऊ होती है जो अमेरिका में आती है। वो यहाँ पे वो बीफ एक्सपोर्ट इतना नहीं होता, वो मिडिल ईस्ट में होता होगा, यहाँ नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ के अंदर एक एफडीए है। एफडीए जितने भी ग्रास फेड जो होती है स्टेक्स होते हैं वो मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, जो ग्रास फेड एनिमल्स होते हैं, तो उसका वहां से इंडिया से नहीं आता है इतना, बट वो मिडिल ईस्ट जाता है। बट कमिंग बैक टू अनदर क्वेश्चन, आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि गुजरात में जो लोगों की तासीर है वो ऐसे दंगे करने की नहीं है, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की तासीर अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है योगी जी की वजह से, क्योंकि वहां दंगे नहीं हो रहे? फिर इसका मतलब अभी योगी जी का स्टेटमेंट है कि 4.5 साल में, चाहे वो लॉ का डर हो, चाहे लॉ एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांगली अप्लाई करी गई है, इसलिए वहां पे योगी जी के जो अपने रूल के अंदर कोई दंगे नहीं हो रहे। तो अगर आप गुजरात को कंपेयर करेंगे, वहां तासीर नहीं है, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में लोगों की भी तासीर बदल चुकी है कि अब हम लोग दंगे में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो सेम वे हो गया ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका भी जवाब जरूर देता हूँ कि यूपी के लोगों की तासीर दंगे की है, ऐसी बात नहीं है, पर आज की तारीख में यूपी की तासीर बदली है, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। फिर भी आप देखिए कि अभी कल परसों ही जब ये कांवड़ यात्रा थी, उसमें बरेली के अंदर ही एक कौमी जो दंगा है या जो छोटे लेवल पे जो दंगे होते हैं वो हो चुका है, 2 दिन पहले की बात है। और छुटपुट वारदातें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे हो ही रही है यूपी में, उसमें कोई दो राय नहीं है।
उसके अलावा 140 करोड़ की जनता है। उत्तर प्रदेश इज बिगर देन सो बिल्कुल मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। अब इक्के दुक्के इंसिडेंट बिल्कुल से आप बिल्कुल किसी की गर्दन नहीं पकड़ सकते शासन की। वो तो कहीं भी हो बिल्कुल सकता है। वो बिल्कुल, तो नहीं आप मैं वही बोलेंगे बात पे आ नेबरहुड रहा में हूँ। हो गया झगड़ा, वो तो होता ही है, वो होगा ही होगा। तो और उत्तर बिल्कुल प्रदेश में बिल्कुल, नहीं मैं उसी इलेक्ट्रिसिटी बात बहुत पे आ रहा ज्यादा हूँ है, कि तो वहां और भी होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। नहीं मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये चीज ऐसे दंगे या कुछ भी हो, या दलितों पे या आदिवासी लोगों पे जो अत्याचार होता है, उसमें आज की तारीख में यूपी बहुत ज्यादा आगे, शायद नंबर 1 है। दिक्कत ये है कि वहां पर उस लेवल की एफआईआर लॉन्च नहीं होती। जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए वो रेशियो वहां पर बहुत कम है। हालांकि ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज कराने का पूरा एक प्रावधान है, फिर भी ये नहीं होता, ये एक साफ बात है। दूसरी बात ये भी है कि यूपी में जो कानून व्यवस्था जिस तरीके से उन्होंने डर बिठाया, वो डर किस बात का है कि बुलडोजर चला देंगे कानून में, मतलब कोर्ट तक आप पहुंचेंगे उसके पहले ही फैसला हो जाएगा, जैसे फिल्मों में होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो बात है वो लोगों के मन में घर कर गई है, उस वजह से शायद वहां पे इस तरीके से हमें दिख रहा है। बाकी शांति नहीं है, ये बिल्कुल साफ बात है। अगर कोई कहे कि यूपी एकदम उत्तम प्रदेश है और शांत प्रदेश है, तो शांत नहीं है। यूपी के लोगों में अंदर भी बहुत सारा गुस्सा है। यूपी में अगर आप जाएंगे, लोकल लेवल पे घूमेंगे, लोगों को पूछेंगे, तो आपको दिखेगा कि लोग आज की तारीख में वहां भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं और वहां से पलायन भी कर रहे हैं। वहां से पलायन करके वो महाराष्ट्र में या गुजरात में इस तरीके के प्रदेश में आते हैं जहां पे उनको कहीं ना कहीं कोई रोजगार मिल जाए। तो ये बात भी बहुत बड़ी फैक्ट बात है, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बेरोजगारी होने की वजह से वहां का युवा धन जो है, उसको एक जो जिसे कहते हैं ना मॉब में परिवर्तित किया जा रहा है। एक एक धार्मिक जो ध्रुवीकरण होता है उसमें भी परिवर्तित किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे बरसों से एक इतिहास रहा है धर्म का, जो एक पूरी प्रतिष्ठा है, जिस तरीके से बहुत सारा मंदिर और उस तरीके की बातें होती है। तो ये जो एक इतिहास है उसकी वजह से वहां का एक युवा धन है, वो कहीं ना कहीं ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है। चाहे कोई भी धर्म होगा, ऐसा नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम, कोई भी धर्म होगा, वो एक तरीके के ब्रेन वॉश वहां पे ज्यादा हुए हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, एक है अशिक्षा और दूसरा है बेरोजगारी। तो ये जो दो चीज है उसकी वजह से सारा युवा धन, और राहुल जी यही तो कहते हैं, राहुल जी इसीलिए तो ये बात उठाते हैं हमेशा कि भारत देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोगों के पास काम नहीं है। अब जब काम नहीं होगा तो अगर उसको हम स्पिरिचुअली या आध्यात्मिक तरीके से देखेंगे, तो वो कहाँ पे आपको लीड करता है? कोई भी बेरोजगार बंदा सीधा लीड होता है बुरी आदतों के तरफ, या व्यसन की तरफ, या फिर क्राइम की तरफ। 90% केसेस में ऐसा देखा गया है, क्योंकि वो डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है। या और ये जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे उन्माद का स्वरूप ले लेती है, और वो जो उन्माद होता है, वो उन्माद फिर वो व्यक्ति से क्या करवाता है हमें नहीं पता। और शायद फिर ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई बहुत ज्यादा उन्मादी काम कर दिया, चाहे किसी भी धर्म या मजहब के इंसान हो, और उसके आपको पैसे भी मिलने लगे, तो फिर वो प्रोफेशन में बदल जाता है, फिर वो बंदा गैंगस्टर बन जाता है। तो ये पूरी चेन है, ये चेन को तोड़ने के लिए शिक्षा का महत्व बहुत जरूरी है और शांति का महत्व बहुत जरूरी है। वही बात राहुल जी कहते हैं और मेरे ख्याल से वही इंप्लीमेंट होनी चाहिए जो आज की तारीख में मिसिंग है। क्योंकि अगर इंडिया पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा ही नहीं। अब आज की तारीख में यही हो रहा है। गुजरात में भी आज आप देखिए, अभी कल ही हमने एक डेटा पब्लिश किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसमें जितने टीचर्स होने चाहिए हमारे पूरी स्कूल्स में, वो टीचर्स की जो संख्या है उससे कई गुना कम टीचर्स, कहीं कहीं कम टीचर्स गुजरात में। अब ये माहौल है, ये माहौल के बीच में एक बात साफ स्पष्ट है कि जो हम देसी हिंदी में बोलते हैं कि जान माल की सवारी की रक्षा, जान माल की जो रक्षा है वो उसको खुद ही करनी है। इंडिया में ये माहौल है आज की तारीख, और ये माहौल के अंदर हर एक व्यक्ति परेशान है, व्यथित है। सुबह घर से निकलता है तो ये सोचता है कि क्या हो जाएगा या क्या होगा, कैसे करेंगे, दिन कैसे जैसे तैसे निकल जाए। तो एक जो सादी सिंपल बात ये है कि पीस ऑफ माइंड से जो जिंदगी गुजर बसर करता था व्यक्ति, वो आज की तारीख में नहीं कर पा रहा है पिछले 9-10 वर्षों के दौरान। ये माहौल बिल्कुल चेंज हुआ है और ये बहुत ही विस्फोटक माहौल है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की मेंटल हेल्थ पर। और उसमें भी जब फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारे ऐसे धार्मिक ध्रुवीकरण के मैसेज आते हैं, चाहे कोई भी जगह हो, हिंदू में या मुस्लिम या क्रिश्चियन में, कहीं पर भी, तो वो मैसेज लोगों के मन पर इम्पैक्ट डालते हैं, और वो ऐसा खराब इम्पैक्ट डालते हैं कि लोग अपना काम धंधा छोड़ के इसके पीछे लग जाते हैं। और ये जब इसके पीछे लगते हैं तो सीधी बात है कि वो दंगे में परिवर्तित होगा, सिविल वॉर जैसा माहौल होगा, और अंत में जो भुगतेगा वो आम आदमी ही भुगतेगा। जी, इसमें एक चीज आपसे पूछनी है जिगर भाई, आपने एजुकेशन की बात करी। मेरे हिसाब से एजुकेशन ज्यादा कॉमन सेंस की बात है, बिकॉज जितने एजुकेटेड आज की तारीख में पत्रकार हैं आपके, जैसे सुधीर है, अमीश है, रूबिका है, और ये जितने भी हैं, ये ना सुरेश, ये लोग एजुकेटेड है, ये लोग कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं। तो ये लोग जिस चीज का प्रोपागेंडा कर रहे हैं, ये तो एजुकेटेड है, और ये तो प्रोपागेंडा ये इसी का कर रहे हैं, राइट्स को, उनको, लोगों को दूसरे धर्म के बारे में उन लोगों को भड़काना। तो फिर एजुकेशन कहाँ काम आई यहाँ पे? मेरे हिसाब से कॉमन सेंस चाहिए। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि बिल्कुल क्या बिल्कुल रॉन्ग है, क्या राइट है। कोई किताब तो ये नहीं सिखाती है
कोई मैथ की किताब, ज्योग्राफी की किताब, हिस्ट्री की किताब, ये कोई ये नहीं सिखाता है। बट एक कॉमन सेंस, बिल्कुल, अनएजुकेटेड आदमी भी जानता है कि अभी रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, ये पानी गर्म है, ये पानी ठंडा है, बिल्कुल, इट इज कॉमन सेंस। तो ये जो बैठे हैं आज की तारीख बिल्कुल, में, ये सारे के सारे सुधीर, अमीश, सुशांत, अमन, अब मैंने अमन चोपड़ा के अभी कुछ शोज देख रहा था मैं, कंटिन्यूसली जो शो के जो बैनर बनते हैं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, if these kind of banners come up in a US, this guy would be arrested in America for, ये एक तरह से परपेट्रेट कर रहा है, लोगों को एक्साइट कर रहा है, इसकी नीयत है। अमेरिका में तो नीयत पे अरेस्ट हो जाते हैं ना, इंडिया में तो अपनी आदत है, फोन बिल्कुल, उठाया कोई भी किसी को धमकी दे देता है, मैं तेरे को उठवा दूंगा। अमेरिका में आप ये नहीं कर सकते, आज किसी बिल्कुल, ने आपने कर भी दिया तो आप अरेस्ट हो जाओगे, क्योंकि पुलिस आएगी, पूछेगी तुम्हारा इंटेंशन था, सो इससे पहले कि तुम कुछ कर दो, हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। अब वहां पे हरियाणा बिल्कुल, के अंदर ये अपने मोन्टू, ये जो भी है इसके मोनू मानेसर, ये ऐसे ऐसे वेपन्स दिखा रहा है विच आर जैसे असॉल्ट राइफल्स, तो उसकी नीयत है, व्हाई इज ही कैरिंग अ राइफल विच इज अनलाइसेंस्ड, लाइसेंस नोबडी करेक्ट, नोज अबाउट इट, तो उसकी नीयत पे तो उसको पहले से प्रीएम्प्ट करके अरेस्ट करना चाहिए था। दूसरा, मेरे एक और चीज दिमाग में आ रही थी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप कांग्रेस के हैं और ये हमारी बात आप कांग्रेस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स में ले जा सकते हैं कि कोई भी चीज को प्रीएम्प्ट करना जरूरी होता है। आज की तारीख में फॉर एग्जाम्पल अशोक गहलोत जी अगर पूरे राजस्थान स्टेट पे एक अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेज दें और वहाँ के लोकल मीडिया, जो लोकल चैनल्स हैं या लोकल प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर हैं, फ्रंट पेज ऐड डाल दें, भाई और भी तो डालते हैं कि हमने ये कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, तो अगर ऐसे ऐड डालें, अगर वो ये बोल दें कि अगर कोई भी हिंदू मुसलमान कोई भी दंगों में मुझे पता लगा तो फिर सीएम वर्सेस तुम होगे, बाद में पुलिस वुलिस तो बाद में आएगी, पहले सीएम वर्सेस तुम हो जाओगे। अगर मुझे कहीं भी पता लगा कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है यहाँ दंगे भड़काने का राजस्थान में, और अगर हमें पता लग गया सोर्स का, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसको प्रीएम्प्ट कहते हैं। तो आप प्रीएम्प्ट करके ही उन पे बिल्कुल, इतना डर बिठा दो और ऐड डाल दो फ्रंट पे, जो गांव गांव में चले जाए वो अखबार, कि कोई भी आपका बच्चा, आपकी जिम्मेदारी है, आपका बच्चा दंगों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बाद में सरकार आपकी मदद नहीं कर पाएगी और कोई वकील मदद नहीं करेगा अगर आप दंगे में लिप्त मिले तो। दंगा अक्रॉस ऑल द कांग्रेस स्टेट प्रीएम्प्ट कर दे। आज मेरी बिल्कुल, बात याद रखना, बिकॉज जितना ईविल होता है ना वो बहुत ही जल्दी पेनिट्रेट करता है। अब जैसे बिल्कुल सही बात, आज की तारीख में जो अपन बात करते हैं मोहब्बत की दुकान खोलना, मोहब्बत की दुकान खोलना नफरत के बाजार में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि नफरत का बाजार इतना बड़ा लग बिल्कुल, चुका है, वहां वही बिक रहा है, आपकी दुकान पे कोई आएगा ही नहीं, बिल्कुल, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उसको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी चीजें सोच रहा है कि राजस्थान में हम कर लें, हम आज की तारीख में दूसरे जो राजस्थान, दूसरे स्टेट्स जो समझे कांग्रेस के भी नहीं है, उनको भी ये करना चाहिए कि बिल्कुल, पहले से प्रीएम्प्ट कर दे, उसको वार्न कर दे, स्ट्रिक्ट वार्निंग कि मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आज की तारीख में आपको सिंपल बताता हूँ, आज की तारीख प्रधान सेवक है, सिर्फ रेडियो पे आके वो ये बोल दें, अगर किसी ने हिंदू मुसलमान करा, कोई भी हो, चाहे वो चैनल वाला हो, चाहे रोड पे हो, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, इंडिया विल बी क्वाइट, एवरीथिंग वुड बी पीसफुल विद इन करेक्ट, मिनट्स, या हरियाणा सब क्वाइट हो जाएगा। वो वहां चले जाए हरियाणा में, चौराहे पे खड़े हो जाए जाके कि मैं खड़ा हूं यहाँ पे, और तो सारे दंगाई हो हिंदू मुसलमान, कम, आई एम हियर वेटिंग फॉर यू, एक भी घर से नहीं निकलेगा। करेक्ट, पर जब इंटेंशन ही नहीं है आपका देश में पीस लाने का, देन माय सेकंड क्वेश्चन कम्स टू यू, सपोज आप रहते हैं बाहर अमेरिका में एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, से इन हरियाणा, से आपको $500 मिलियन का कोई प्रोजेक्ट डालना है, why would you invest a $500 million प्रोजेक्ट, यू आर लिविंग इन अमेरिका और आप वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कल आपकी फैक्ट्री जला दी जाती है, तो क्या गवर्नमेंट उसको रियम्बर्स करेगी? हरियाणा गवर्नमेंट करेगी रियम्बर्स? तो हाउ कम द गवर्नमेंट सेइंग कि इतने इन्वेस्टमेंट्स आएंगे? आज के दिन में टेस्ला की बात कर रहा हूँ मैं, चलिए, टेस्ला के जो चार्जिंग स्टेशन बिल्कुल, लगते हैं वो ग्राउंड, ओपन ग्राउंड पे रहते हैं कि गाड़ियां पार्क होती है, निकलेगी। हमारे देश में दंगे हुए तो उनकी बिल्कुल, चार्जिंग स्टेशन ही उठा के ले जाएंगे लोग, वहां तो एटीएम उठा के ले जाते हैं। तो हाउ कम वी आर बिल्कुल, टॉकिंग बिल्कुल, कि ये आएंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज कोई भी आदमी इन्वेस्ट करेगा जिस कंट्री में, उस कंट्री का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को तो रीड करता ही है, नॉट इवन गवर्नमेंट, उसका स्ट्रक्चर कैसे चलता है, उसके एम्प्लॉयज कैसे हैं, करेक्ट, कौन है, क्या विचारधारा के एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉयज ही आके आग लगा देंगे। बिल्कुल, तो इसके अंदर ये दो चीजें हैं जो मेरी आपको एडवाइस है एज एन इंडियन अमेरिकन टू अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन अ पॉलिटिकल पार्टी, that you must tell and to your CMs that बाबा इसको प्रीएम्प्ट कर ले पहले ही, क्योंकि बहुत जल्दी पेनिट्रेट होगा फ्रॉम हरियाणा टू राजस्थान, राजस्थान टू मध्य प्रदेश, इट्स अ होल रूट डिसाइड कर रखा है। करेक्ट, दूसरा, आप एक चीज और वेरी ट्रू, बताइए वेरी मुझे, कि दूसरी एक चीज और बताइए जिगर साहब, कि
अभी अपना 15 दिन पहले या 5 दिन पहले से अपने बहुत टॉपिक चल रहा था मणिपुर का। क्या आपको लगता है कि हरियाणा इंस्टिगेट करने का यही रीजन है कि मणिपुर को बुलाना है? क्योंकि अपनी जनता तो वैसे ही गजनी इफेक्ट में रहती है, इनको रोज एंटरटेनमेंट चाहिए। तो मणिपुर पे आप देखेंगे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे धीरे धीरे जो लोग कमेंट करते थे उसको ड्रॉप हो गया है अब वो। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट मोनू बिल्कुल मानेसर। हिंदू मुसलमान ट्रेंड कर रहा है, मणिपुर नहीं कर रहा, आप अभी चेक कर लीजिए। तो ये ऐसे कैसे होता बिल्कुल है कि बिल्कुल अपन सही बात। एक टॉपिक खत्म नहीं करते और दूसरे पर लैच ऑन हो जाते हैं? ये मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपने जो 3-4 पॉइंट रखे, मैं बिल्कुल उस पे बात करूँगा। पहली बात तो जो आपने न्यूज़ चैनल्स की बात की, वो बिल्कुल साफ बात है कि कॉमन सेंस की बात है, उनको समझ में आना चाहिए। तो मैं जो एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ऐसे निचले तबकों के लोगों की एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट वो सारी जो बदियाँ हैं या जो सारी बैड हैबिट्स है, उससे दूर रहकर अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, एटलीस्ट वो लेवल पे सोचना शुरू करे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सुधार आने की संभावना है समाज में, पहली बात। दूसरी बात जो आपने बोला कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इतना बैठकर यहाँ पर जहर फैलाते हैं सारी न्यूज़ चैनल में, उसको मैं अल नोएडा कहता हूँ। कहीं मैंने पढ़ा था 2-1-2 दिन के अंदर-अंदर ही फेसबुक या क्या बोलते ट्विटर हैं? पे, अल नोएडा। ये अल कायदा जैसे लोग जो होते हैं, वैसे ये अल नोएडा है। तो अल नोएडा का काम क्या है? सिर्फ जहर फैलाना है। अब ये इसमें 2-3 बात ये आती है कि एक तो या उनको प्रसिद्धि की भूख होती है, जिस तरीके के जो ये, मुझे नहीं लगता कि ये कोई विचारधारा से प्रेरित कोई भी एक भी एंकर होगा। ये मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट कहता हूँ, उनकी साइकोलॉजी समझकर कहता हूँ कि इसमें कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ऐसा बोले कि मैं इस विचारधारा का हूँ, इस वजह से मैं इस तरीके की एंकरिंग कर रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, प्रसिद्धि के लिए या फिर समाज में कहीं आगे निकल जाने की जो होड़ होती है, उस तरीके के काम करने वाले लोग हैं और पैसे से बिकने वाले लोग हैं, बाकी और कुछ मगर नहीं है। पर हाँ, मगर इनकी जिन्होंने जमीन पर लोगों को ये चीज मरवा के जरूर है कि खून के धब्बे। लोगों को मरवा कर आप आगे निकलना चाहते हैं जिंदगी में? ये तो एक तरह से वही डकैत वही और ये वही सब तो सोचने करते वाली हैं। बात है, बिल्कुल। वही सोचने वाली बात है ना कि हम कहाँ किस लेवल पर पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी जो ये आज की तारीख में दिक्कत है, यही है कि उनके जमीर पर भी खून के धब्बे लगे हैं और ये जो चैनल चला रहे हैं, वो जो मालिक है उनके उनके जमीर पर या उनके परिवार पर भी ये खून के धब्बे बिल्कुल लगे। इसको अगर स्पिरिचुअली कहूं तो ये पाप कर्म है बहुत ज्यादा, जो कहीं ना कहीं उन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि ये आप मतलब बहुत ही ज्यादा आम इंसान जो जिस तरीके से अब मृत्यु की भेंट चढ़ता है, मॉब के हाथों कुचला जाता है, मारा जाता है, कि वो जो भयानकता है, वो भयानकता आप बेच रहे हो। अब जो आप बेच रहे हो तो सीधी बात है कि वो कहीं ना कहीं असर करेगा, आज नहीं तो कल आपके जीवन में उसका रिफ्लेक्शन जरूर आएगा। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। दूसरी बात जो आपने बताया कि जो कांग्रेस रूल स्टेट है, वो कांग्रेस रूल स्टेट में ये जरूर होना चाहिए कि अगर कुछ भी ऐसा हिंदू मुस्लिम या कोई भी दंगा कुछ भी हुआ, तो चीफ मिनिस्टर साफ साफ बोल दे कि मैं ही उनके सामने खड़ा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। और मेरे ख्याल से मैं आगे जहां तक पहुंचा सकूंगा, हर एक अलग अलग नेताओं तक ये बात जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि एटलीस्ट उससे प्लीज। हम लोग एक आदर्श जो वाद है या आदर्श राज्य की कल्पना है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा होगा तो भी समाज में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नो, नहीं। जी। दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी। जैसे आपने बोला कि गरीब आदमी मारा जाएगा, वो गरीब भी तो अपने देश का ही है, वो भी तो इंडियन ही है। उसकी क्या गलती है? बिल्कुल बिल्कुल तो अगर उसको पहले प्रिएम्प्ट कर बिल्कुल, लिया जाए, या वही कोई भी इश्यू है। मुसलमान हो या बिल्कुल हिंदू सही हो, बात है अभी भाई। अगर किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किए, कोई दंगे भड़काने की कोशिश करी, तो मैं अशोक गहलोत हूँ और तुम मेरे सामने हो। मेरा डीजी डीआईजी तो बाद बिल्कुल में यही आएगा, होना चाहिए, पुलिस बिल्कुल वाला। यही होना चाहिए। पहले मैं आऊंगा, तो मेरे सामने आके सही खड़े हो बात है। जाना, तुमने क्या किया। तो ये चीज है। मगर एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब आपने एजुकेशन की बात करी, एजुकेशन की क्वालिटी पे भी जी। बहुत डिपेंड करता है। मैंने एक चीज रिसर्च करी है जिगर भाई, ये बिल्कुल। जितनी भी है ना, चित्रा त्रिपाठी है या सुधीर है या अमीश है, ये लोग कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं है इंडिया की। दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम सेंट स्टीफेंस, दे आर नॉट करेक्ट। कमिंग फ्रॉम एसआरसीसी, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम जेवियर्स, दे आर कमिंग फ्रॉम दोज कॉलेजेस जो हमारे टाइम पे जो लोएस्ट परसेंट थर्ड लेवल कट आउट होते थे ना, 55-60% कट आउट, बिल्कुल वो उस कॉलेजेस में पढ़े हैं, जैसे बिल्कुल वेंकटेश्वरा दिल्ली का। ये सब हमसे हमसे जूनियर है, ये लोग 8-10 साल सब जूनियर होंगे, मगर ये सब उसी कॉलेजों में पढ़े बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल जिसमें हमारे टाइम पे, बिल्कुल जब आपका हंसराज में एडमिशन नहीं हो, आपका स्टीफंस में एडमिशन नहीं हो, आपका जितने भी दिल्ली में यूनिवर्सिटी है टॉप, तब आप जाते थे वेंकटेश्वरा एडमिशन कराने के लिए। और ये वेंकटेश्वरा बिल्कुल से भी बिल्कुल। नीचे कॉलेजों में पढ़े हुए हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। अब इन्होंने इतनी वेल्थ 100% क्रिएट कर बिल्कुल सही ली बात। है, इन्होंने इतनी वेल्थ क्रिएट कर ली है आज की तारीख में, बिकॉज एक होता है वेल्थ का भी एक तरह से नशा होता है, वो नशा नहीं उतरता है। ये उस 100%। जोन में है, उस बिल्कुल। जोन में है कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा हम इसको रोकें का। अब ये ऐसे घोड़े पे सवार है, करेक्ट। अगर घोड़े से उतरेंगे तो नीचे शेर खड़ा है। शेर कौन है? हिंदुस्तान की जो आवाम, शेर खड़ी है। उनको पता बिल्कुल है सही बात। इन्होंने क्या किया है। और अपन लोगों के धर्म में तो ये कहा गया है ना, सनातन धर्म में, जो पाप आपने इस जीवन में करे वो इसी जीवन में आपको भोगने हैं।
तो क्या आपको लगता नहीं कि इन बिल्कुल लोगों को भोगना है, डर बिल्कुल नहीं भोगना लगता है कि आपको लगता नहीं जिगर भाई कि इन लोगों को डर नहीं लगता, इनकी भी फैमिली है, इनके भी बच्चे किसी मुसलमान का दोस्त हो सकता है, इनकी लड़की भी किसी मुसलमान से शादी कर सकती है, समझिए अमेरिका आ गई इनकी किसी की लड़की पढ़ने के लिए, यहाँ उसका अफेयर हो गया किसी पाकिस्तानी के साथ, कि वो उसको रोक सकते हैं? एब्सोल्युटली नहीं रोक सकते। वो पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन है, उनकी लड़की ने अमेरिकन सिटीजन से शादी करी है, मे बी पाकिस्तानी, शी बिकम्स एन अमेरिकन सिटीजन, देन ऑल दीज पीपल हु आर गिविंग दिस प्रोपेगेंडा, तो फिर इनका कहाँ पे मतलब ये कहाँ पे शक्ल छुपाएंगे अपनी? पता लगेगा इन्होंने तो पाकिस्तानी मुस्लिम से शादी कर ली इनकी बेटी ने। तो देयर हैज टू बी सम स्टॉप ना। अब जैसे है। सुरेश इसमें चौहान के साहब है, बिल्कुल सुरेश बिल्कुल चौहान के साहब के दो लड़के हैं, टीन्स में है वो, टीन्स में। मुझे समझ नहीं आता है कि उनके बच्चे, जो आज की जनरेशन इतनी स्मार्ट है, जब वो अपने अपने डैड को ये सब करते हुए देखती हैं, तो क्या वो सीखते नहीं है कि हमारे डैड सबसे पहले तो रेडिकलाइज हम ही कर रहे हैं? आप बाहर तो छोड़े, बिल्कुल सही वो बात। अपने घर में, घर के परिवार में अपने बच्चों के, अपने नेफ्यू नीस को रेडिकलाइज कर रहे हैं, और वो रेडिकलाइजेशन इनके घर पे उल्टा पड़ेगा। क्योंकि जब ये बड़े हो रहे थे, बिल्कुल सुरेश चौहान के साहब, बिल्कुल सही तो बात है। इनको किसी ने इनको रेडिकलाइज नहीं करा। मैं गारंटी करता हूँ सुरेश चौहान के साहब के पिताजी ने, माताजी ने कभी भी ये बातें नहीं करी होंगी। वो जो पैसे का चस्का लगा ना इनको, पैसे का चस्का लगा, ऊपर वही हाथ है। पड़ गया किसी का, तो ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस फिनोमेना है इंडिया के अंदर, मतलब। तो मेरे कहने का यही मतलब है आपको कि दैट we need to stand up, collectively, and we need to speak like Indians, because इंडिया से ऊपर तो कोई है नहीं ना। इंडिया से ऊपर ना तो कोई कांग्रेस है, ना बीजेपी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी लीडर आज की तारीख में इंडिया से तो ऊपर होगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जाते जाते मैं कभी बोलता नहीं, मगर मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे घंटी भी बजा दीजिएगा। अच्छा, आ गए जिगर भाई, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, एक दिन तो कट ऑफ हो गया था। तो मैं यही जी कह रहा जी था जिगर जी। भाई, और तो मैं यही आपसे बोल रहा था कि ये बहुत ही डेंजरस टाइम है इंडिया के लिए। और दूसरा, आपको पता होगा बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक आदमी के बारे में सुना होगा, उसका नाम है ग्रेगरी स्टैटन। ग्रेगरी स्टैटन वो आदमी है जो कि जेनोसाइड्स प्रिडिक्ट करते हैं वर्ल्ड में। इन्होंने रवांडा के बारे में प्रिडिक्ट किया था, करेक्ट विच वाज बैंग ऑन। इन्होंने इंडिया के बारे में प्रिडिक्ट किया है। करेक्ट अब प्रॉब्लम ये हो जाती है करेक्ट। कि अगर हम आपसे सच बोलें, तो आप हमें बोलते हैं हम तो टूल किट है। तो ये एक करेक्ट। बड़ी प्रॉब्लम समस्या खड़ी होगी कि अगर मैं अपने भाई को कुछ बिल्कुल बोलूं तो वो बिल्कुल सही बोलता है बात। मैं टूल किट हूँ, किसी तेरे को कोई और भड़का रहा है मेरे बिल्कुल खिलाफ। सही बात। अरे भाई, तेरी पैंट बिल्कुल फटी सही हुई बात। है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तेरी पैंट फटी हुई है, इसमें मैं टूल किट कहाँ से हो गया? मैं तो सुई धागा हुआ, तेरे को सुई धागा दे रहा हूँ, भाई सिल ले। ये हर किसी को टूल किट बोलते बिल्कुल सही रहते बात। हैं। ये भी एक नया ही फिनोमिना बिल्कुल। मैंने देखा है पिछले 8-10 साल में। पहले नहीं होता था ये टूल किट। बिल्कुल कभी आपने सुना है किसी को नहीं, टूल पहले किट नहीं बोलते होता हुए? था ना पहले। ये बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन है, वो साफ दिख रहा है, जैसे अभी पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और जो सारी चैनल्स या उनके मालिक है, उनको जो पैसे का और जो प्रसिद्धि का चस्का है, वो इस हद तक नशा सवार हो गया है कि उन्हें समझ नहीं आता कि हम समाज में किस लेवल का विध्वंस कर रहे हैं। पर भुगतेंगे तो वो भी, बिल्कुल सीधी बात है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि कर्म का सिद्धांत है, जिसमें हम लोग सनातनी लोग जिसे कहते हैं, हिंदू धर्म में जो पढ़ा लिखा है बचपन में, वो ये बात एक फैक्ट है कि ये सारे, चाहे कोई भी हो, जो पाप करेगा वो आज नहीं तो कल जरूर भुगतेगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। पर ये बात सिर्फ वहां पर नहीं अटकती। सबसे बड़ा इश्यू यही है कि जो आम लोग मरते हैं, उनकी क्या परेशानी थी, या उनको क्यों इस तरीके से ऐसे झोंक दिया गया, ऐसे ऐसे आग और इस तरीके के माहौल में। वो सबसे बड़ा इश्यू है जो सरकारों को एड्रेस करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस करना चाहिए। पर आज की तारीख में सरकारें ही अगर वहां पे इग्नाइट करती है या माचिस की तीली लेकर खड़ी है, तो मुझे लगता है कि अगर आने वाला समय जो है, वो समय देश के लिए भी भारी है, लोगों के लिए भी भारी है। लोगों को संभल कर रहना पड़ेगा, कहीं कुछ ऐसी अफवाहें ना फैले, लोग अपने अमन चैन से एक दूसरे के साथ शांति से रहे। ये सारी चीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर थोड़ा सा आदर्शवाद की कल्पना करके कांग्रेस के जो राज्य है वहां पर भी ऐसी स्थितियां, अनुकूल स्थितियां पैदा कर दी जाए, तो इसका इम्पैक्ट बाकी के पूरे देश में भी पड़ेगा। और देश में इम्पैक्ट इतना पॉजिटिव पड़ेगा कि लोग ये सोचेंगे, यार, लोग इसकी एक मिसाल देंगे कि देखो राजस्थान में कितना अच्छा माहौल है, या कर्नाटका में कितना अच्छा माहौल है, हमारे राज्य में इतनी शांति क्यों नहीं है। ये एक लेवल लाना जरूर होगा कांग्रेस को, और कांग्रेस की जितनी भी सरकार है, जितने भी राज्य है, तभी जाके ये होगा। अदरवाइज ये जहर को रुकना आज की तारीख में बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जी। इट हैज टू बी कलेक्टिव अफेयर, एंड अब ये जो बिल्कुल डिवीजन जो बहुत होता है, एक और मतलब जाते जाते एक और मेरा सवाल है आपसे, रेप्स के ऊपर। ये
जिगर भाई, in US we don't club the rape with any religion. Rape is a rape. इंडिया में हिंदू मुसलमान रेप, बिल्कुल। राजस्थान का रेप, मणिपुर का रेप, ये क्या चक्कर है? तो जो रेप रेप जिसका हुआ है, जिस महिला का, उसको तो आपने टेनिस मैच में बिठा दिया है, वो तो यूं करके देखती रहेगी, उसको कभी जस्टिस मिलता ही नहीं है। तो बिल्कुल। रेप बिल्कुल। तो रेप ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है गुजरात ये में बात रेप्स नहीं मैंने होते, काफी, गुजरात में भी रेप्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यही तो या इश्यू है। ये बात मैंने जब प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के ऊपर सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए बोला था संसद भवन के बाहर, तब उसके बाद की जितनी डिबेट्स हुई उसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था कि पीएम साहब ये बोल रहे हैं कि ये तेरे राज्य का बलात्कारी, ये मेरे राज्य का बलात्कारी। ऐसा नहीं होता। वो मणिपुर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से राजस्थान में भी जो रेप होता है, जिस महिला पर उसकी अस्मिता, उसकी गरिमा पर जो बीतती है, वो बहुत भयावह चीज है। उसको हम किसी भी जगह कंटिन्यू या कंबाइन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये सबका कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक नेता जो अपने आप को भारत का नेता समझता है या लोगों का रक्षक समझता है, चाहे कोई भी पार्टी का, उसे आगे आके ये काम करना पड़ेगा कि ऐसी जो बदिया है उसको रोकना पड़ेगा। तभी जाके भारत देश अच्छे से मेरे ख्याल से चल पाएगा। वरना 140 करोड़ लोग अगर अंदर अंदर लड़ने झगड़ने और इस हालत में आ जाएंगे। मणिपुर में आप देखिए, यहाँ तक बात आ गई कि एक तरफ के पुलिस वालों ने दूसरी तरफ के लोगों का जो पूरा झुंड था, उनको, वो औरतों को दे दिया, महिलाओं को दे दिया। ये कहाँ का मतलब न्याय है? ये सुनकर या सोचकर ही बहुत घृणा आती है कि आप महिलाओं को क्या समझते हो। एक तरफ हमारा देश ये है कि जहां पर हम महिलाओं को पूजते, देवी मानते, उनकी पूजा करते, और एक तरफ ये माहौल है। तो मेरे ख्याल से ये सबका कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए कि रेप इज रेप, उसके ऊपर कभी भी कोई भी स्टैंड किसी को नहीं लेना है, चाहे ये राज्य या वो राज्य। बिल्कुल उसकी रोकथाम होनी चाहिए, और रोकथाम इस लेवल पे होनी चाहिए कि कोई भी रेपिस्ट का एक आप मिसाल बिठा दो, उसे पब्लिक के बीच में चार रास्ते पे, चौराहे पे लाके उसको फांसी दे दो। तो मेरे ख्याल से तब जाके ऐसी कुछ जघन्य इस तरीके की सजा मिलेगी, तब जाके ये रुकेगा। अदरवाइज इसको रोकना भी बहुत सारा, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, और बहुत सारा धार्मिक ध्रुवीकरण इसमें भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और इसमें एक बात जरूर है कि कांग्रेस शासित प्रदेश जितने हैं, वहां पर अगर हम कुछ कड़े फैसले लेते हैं जो आदर्शवाद की ओर हमें ज्यादा ले जा सके, लोगों की जो सामाजिक सुखाकारी है उसकी ओर ले जा सके, तो मेरे ख्याल से इसकी मिसाल आने वाले समय में बनेगी कि देखिए, कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पे इस तरीके का माहौल है, हमारे राज्य में क्यों नहीं है। तब जाके लोग डिमांड करेंगे उनकी गवर्नमेंट से, उनकी वहां की लोकल गवर्नमेंट से, कि हम हमारे भी राज्य में ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं कांग्रेस जैसी, या फिर हमें ऐसे माहौल आप बना के दो ताकि हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाए। ये माहौल जरूर लाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उस स्टेज पर है जहां पर चाहे कोई भी मसला हो, हर मसले में लोग आमने सामने, अलग अलग पार्टी के लोग जब बैठते हैं, तब हर एक के पास कुछ ना कुछ बोलने को होता ही है कि आपने पहले ये किया था या ये नहीं किया था। हमें लगता है हम अब उस स्टेज पर आ गए हैं, लोगों के पास भी बहुत ज्यादा नॉलेज है, व्हाट्सएप के द्वारा या गूगल के द्वारा, किसी भी तरीके से, अच्छा बुरा हर प्रकार का। तो वो जो नॉलेज है, तो लोगों को उसमें पता है कि कौन क्या है, किस तरीके का नेता है। अब हमें ये स्टेज लाना चाहिए कि हम एक आदर्शवाद की कल्पना करके सारे देश को किस तरफ ले जा सके, जहां पर एक अच्छाई हो और सच्चाई हो। और मेरे ख्याल से वो काम राहुल गांधी जी आज की तारीख में बखूबी कर रहे हैं। अगर उनके साथ उनके जैसे और 100 लोग जुड़ गए जो बिल्कुल उसी विचारधारा में मानने वाले होंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ये परिकल्पना साकार आने वाले समय में जरूर होगी। बाकी आज की तारीख में देश ऐसी जगह पर बैठा है जहां पे हम सब बम के नीचे बैठे। बम कब फूटेगा, कौन तीली लगाएगा, वो हम नहीं जानते। किस राज्य में कब क्या हो जाए, वो भी कोई नहीं जानता। पहले के जमाने में ऐसा बोलते हैं कि भाई बहुत सारा आतंकवादी वारदातें कभी ना कभी हो जाती थी। अब आज की तारीख में ट्विटर पे मैं देखता हूँ लोग ऐसा लिखते हैं जो बीजेपी के समर्थक है, अब क्यों नहीं होता। तो अभी इसलिए नहीं होता क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश के अंदर इंटरनल दंगे, इंटरनल माहौल ही इतना खराब हो चुका है कि आतंकवादी घटनाओं से ज्यादा बदतर घटनाएं होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो आमने सामने जिस तरीके के ये डिबेट्स या जो बातें करते हैं ना, ऐसे जघन्य लोग जो अट्टहास्य करते हैं डिबेट्स में बैठ के या बातचीत करते हुए, उनको ये समझना होगा कि उनके घर पे भी बहू, बेटियां, माँ, बहन सब कोई है। उनके घर में भी आग लग सकती है, उनके घर में भी ये माहौल बन सकता है। तो उन्हें चेत कर रहना चाहिए, क्योंकि आग अगर वो लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उनका घर बच जाएगा। नेता है, इसमें एक चीज मैं बहुत मानता हूँ, जो एक बहुत ही अलग प्रकार की मेरे ख्याल से बात है, आज तक शायद कोई उस बात को डिस्कस नहीं करता। इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है जो पाप होता है ना, वो नेताओं से भी ज्यादा पापी लोग कौन होते हैं? उनकी संरक्षण करने वाले, उनके जो रक्षण करते हैं, उनके चाहे बॉडीगार्ड्स हो या पुलिस हो, उन सबका सबसे ज्यादा उसमें हाथ मुझे दिखता है। वो हाथ इसलिए दिखता है क्योंकि आप ऐसे लोगों की रक्षा कर रहे हो, ऐसे नेताओं को बचा रहे हो जो आग लगाकर भाग जाते हैं, अपने बंगलों में छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं। उसके बाद माहौल जो रोड पे जो खराब माहौल है उसको संभालने आपको जाना पड़ता है, लेकिन आप उस नेता को कैसे भी करके बचा लेते हो। मुझे लगता है उनके परिवारों को भी ये शायद पाप कर्म का जो चक्र है वो भुगतना पड़ेगा, इसलिए उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत है। अगर वो ऐसे नेताओं के रक्षा करने से हाथ अपना खींच लेंगे
तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता में इतना बल है कि वो अकेले पूरे अवाम को, पूरे मुल्क को या पूरे देश को आग लगा पाएगा। कोई नेता में इतनी साहस या इतना ताकत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो उनकी रक्षा करने वाले लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम हमारे देश को किस तरीके के नेता के रक्षण में लेकर जा रहे हैं। अगर हम सही है या गलत है, वो उनको खुद सोचना पड़ेगा, उनके विवेक बुद्धि से सोचना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा ये मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक ट्वीट में कई बार करता हूँ, कॉमन रिपीटेड करता हूँ, जब भी मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि विश्व में केवल 5,000 पावरफुल लोग हैं। वो 5,000 पावरफुल लोगों ने 800 करोड़ लोगों का जीवन नर्क बना दिया है, सिर्फ 5,000 लोगों ने। और वो 800 करोड़ लोग कौन है? वो 800 करोड़ लोग है जो गट्सलेस है, स्पाइनलेस है और यूनिटीलेस है, जिनके अंदर ना एकता है ना हिम्मत है। करेक्ट। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे सब लोग बोलते हैं कि घंटी बजा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे, और वी ऑल हैव टू वर्क एज इंडियंस। थैंक यू सो मच।